विक्रम को बुरी तरह घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया। प्रथा उसे दूर से ही देखकर पहचान गई। वो तुरंत विक्रम का नाम चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ी। विक्रम का सर खुला हुआ था और उसके शरीर पर भी बेतहासा छोटे बड़े जख्म थे जिससे खून निकल रहा था। डॉक्टर्स और नर्सेस की पूरी टीम वहां उसको ऑक्सीजन मास्क लगाने लगी और उसके खून को रोकने का प्रयास होने लगा। ऐसा प्रयास करते करते वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। प्रथा उसको छोड़ ही नहीं रही थी। वो बुरी तरह रोए जा रही थी। परीक्षित को अपने दोस्त की ऐसी हालत से बहुत दुख जरूर था, परंतु इससे ज्यादा आश्चर्यचकित वो प्रथा के उसके लिए इस रिएक्शन से था। प्रथा अपने न्यूज चैनल के लिए और परीक्षित सोमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल आए थे, जो उस घटनास्थल के पास ही था। अचानक हॉस्पिटल के आगे एक ट्रक रुका, जिसके ड्राइवर ने फटाफट डॉक्टर्स को आकर कुछ बताया और पूरा स्टाफ तुरंत ही काम पे लग गया। पहले तो उन्हें कोई साधारण दुर्घटना का मामला ही लगा, परंतु जब उन्होंने स्ट्रेचर पर विक्रम को लेटे देखा तो उनके होश ही गुम हो गए। प्रथा की आंखों में विक्रम के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र थी और वो जोर जोर से रो रही थी। परीक्षित ने उसे जैसे तैसे संभाला और विक्रम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पहले कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। परीक्षित को इस समय प्रथा पूरी तरह टूटी हुई सी लग रही थी। काफी मशक्कत के बाद विक्रम को होश आया। डॉक्टर्स ने अब उसे खतरे से बाहर बताया। विक्रम, जो अब तक सबकी तबीयत दुरुस्त करता आया था, आज उसको किसी ने बुरी तरह बजाया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी बुलडोजर से टकराया था। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी और काफी टांके भी आए थे। एक दो पसलियां भी चटकी हुई थी। उसकी हालत पर प्रथा बहुत चिंतित थी। डॉक्टर ने उसको अभी विक्रम से बात करने से मना कर दिया, उसको आराम करने देने का बोलकर। वो दोनों बाहर आकर बरामदे पर बैठ गए। परीक्षित ने मायूस सी प्रथा से पूछा, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? था क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था। वो कहता था कि वो मुझसे प्यार जरूर करता है, परंतु आपसे कहीं कम। उसके माता पिता के मरने के बाद जब माँ ने उसे माँ का प्यार दिया और आपने उसे पढ़ने और आगे बढ़ने में मदद की, तो उसने खुद को आपके एहसानों से दबा लिया। वो अपने दोस्त को खोने से डरने लगा। भैया, क्या आप यकीन करोगे कि प्यार का इजहार उसी ने किया था। मैंने उसे बहुत समझाया था, परंतु वो तो बस तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता था, भले ही अपना प्यार खो दे। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। परीक्षित कुछ नहीं बोला। इस खुलासे ने उसके दिमाग को कुंद कर दिया। इतनी बड़ी बात, जिसकी बहन, जिसे वो जान से ज्यादा चाहता था, और भाई से भी बढ़कर उसका दोस्त, जो उसके लिए सब कुछ था, दोनों ने छुपाई। परीक्षित को बहुत बुरा लग रहा था। उसका मन ठगा सा महसूस कर रहा था, वो भी अपनों के हाथों। वो वहां बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। तभी वहां से डॉक्टर निकला। शहर के एसपी को देखकर रुका तो परीक्षित ने उससे कहा, मैं एसआई विक्रम जी का बयान लेना चाहता हूं, अगर वो देने की हालत में हो तो। डॉक्टर ने इजाजत दे दी। परीक्षित अंदर गया। विक्रम को काफी जगह चोटें आई हुई थी, तो सब जगह पट्टियां लगी थी। परीक्षित को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ, परंतु उसे प्रथा की बात याद आते ही उसके चेहरे पर सख्ती के भाव आ गए। उसने विक्रम को पूछा, हाँ तो विक्रम जी, आपको ये चोटें कैसे लगी? विक्रम हैरान हो गया। परीक्षित ने इस तरीके से उससे कभी बात नहीं की थी। आज उसे क्या हो गया? हमेशा अपनी ड्यूटी को भी उसके बाद रखने वाला परीक्षित उससे किसी अफसर की तरह बात क्यों कर रहा था? परीक्षित, यार ऐसे क्यों बात कर रहा है? परीक्षित, कैसा यार? काहे का यार? यारी निभाई तुमने? यारी में विश्वासघात किया है तुमने, मेरे भरोसे का खून किया है तुमने। विक्रम हैरान था कि यह परीक्षित क्या कह रहा है, कि तभी प्रथा अपने आंसुओं से भरा चेहरा लेकर वहां आ गई। उसकी नजरें नीची थी। उसको देखते ही विक्रम सारी बात समझ गया था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। वही हुआ जिसका उसे डर था। प्रथा से प्यार करने के चक्कर में उसका सबसे प्यारा दोस्त उससे छीनने वाला था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी प्रथा आकर उससे लिपट गई। वो बोली, भैया, मैं आप दोनों की दोस्ती के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लगेगा। ये मेरी ही नादानी है, इसमें विक्रम की कोई गलती नहीं है। तुम दूर हटो प्रथा, मुझे इस कमीने से बात करनी है, जो खुद को मेरा दोस्त कहता है और मेरी ही पीठ में छुरा घोंपता है। परीक्षित के शब्द बहुत ही कहर भरे थे।
प्रथा कांप गई थी उन्हें सुनकर। वो विक्रम पर से हटी। विक्रम की नजरें नीची ही थी। वह एक शब्द ना बोला। विक्रम धीरे से बोला, मैं प्रथा से कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, यहां तक कि उसका ख्याल भी अपने मन में नहीं लाऊंगा। बस मुझे मेरा दोस्त ही चाहिए। ऐसा करके भी तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे दोस्ती रखूंगा? परीक्षित आंखें छोटी करके बोला। फिर तो अचानक झपटा और विक्रम की कॉलर पकड़ ली। फिर बोला, मेरी प्रथा का दिल तोड़कर तुम मेरी दोस्ती की उम्मीद कैसे कर सकते हो? विक्रम और प्रथा अवाक रह गए कि ये परीक्षित क्या बोल रहा है। परीक्षित आगे कहने लगा, मैं तुम्हें भी जानता हूं विक्रम, और प्रथा को भी। तुमसे बेहतर प्रथा का कोई और ख्याल रख भी नहीं सकता। बस मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि तुम दोनों ने आज तक मुझसे ये बात छिपाई। विक्रम, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? जिसे मैंने इन हाथों में खिलाया है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, वो भी अपने भाई के साथ ऐसा करेगी, कभी सोचा नहीं था। तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम दोनों अलग होकर खुश रहोगे और तुम्हारी तकलीफ से मैं खुश रहूंगा? आखिर तुम दोनों में जान बसती है मेरी। एक बार कहकर तो देखा होता तुमने, दोनों को इतना तड़पना ही नहीं पड़ता। विक्रम की नजरें नीची ही थी और उसमें आंसू थे। भावावेश में अपने भाई से लिपट गई। वहां माहौल एकदम खुशनुमा सा हो गया था। तुम्हारा बुलावा आने के बाद मैं वो ताबीज लेकर झील की तरफ रवाना हुआ। जब शहर पार हुआ तो मैंने देखा कि एक लड़की हाईवे के किनारे खड़ी लिफ्ट मांग रही है। उसका चेहरा ढका हुआ था। मैंने सोचा, इतनी सुनसान में एक लड़की कितनी देर तक सुरक्षित रहेगी, तो मैंने जीप रोकी। मैंने उसको पूछा तो वो बताई कि उसकी कार रास्ते में ही बिगड़ गई है, तो मैं उसे झील तक छोड़ दूं। मैं उसको बैठाने ही वाला था कि मेरे दिमाग में एक खटका हुआ। मैंने उसे कहा कि मैं इसी रास्ते से आया हूं और शहर से आने का यही एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते पर मैंने कोई भी खड़ी कार नहीं देखी, तो तुम यहाँ कैसे आई? विक्रम संतरे की फांके खोले हुए प्रथा और परीक्षित को अपने घायल होने की कारण बता रहा था। प्रथा और फल काट रही थी। बीच बीच में परीक्षित उसको व्यंग वाली नजरों से घूर कर छेड़ रहा था, तो प्रथा शर्मा रही थी। परीक्षित को पता चलने के बाद उसका वहां बैठना ही मुश्किल हो रहा था। वो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। विक्रम ने आगे कहा, उसके बाद मैंने पिस्तौल निकाल ली, ये सोचकर कि जरूर ये कोई लुटेरों की गैंग वाली होगी जो राहजनी करती है। मैंने उसे पिस्तौल से कवर करते हुए दुपट्टा हटाने को कहा कि तभी वहां पर 2-3 ट्रक आकर खड़े हो गए और उनमें से कुछ गुंडे मवाली जैसे लोग उतरे। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने आते ही मुझसे बोला कि चलो, सेठ ने बुलाया है। मैंने सोचा कि ये कौन सा सेठ पैदा हो गया जो मुझे इस तरह से बुलवा रहा है। मैंने नाम पूछा तो बोले कि मैं नाम जानकर क्या करूंगा, बस बुलाया है तो चुपचाप उनके साथ चलूं। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी संख्या ज्यादा, तो उनसे उलझना मूर्खता होती, इसलिए मैं उनके साथ ट्रक में बैठने लगा। पर मैंने पहले उस लड़की को कहा कि वो चुपचाप जीप लेकर जल्दी वहां से निकले और झील के पास आकर तुम्हें खबर दे। परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि उन गुंडों का आना उस लड़की को पसंद नहीं आया। इतने में उनमें से एक गुंडे की नजर उस लड़की पर पड़ गई। वो अपने साथी से बोला, भाई इंस्पेक्टर को तो ले लेंगे, पर अभी कोई जल्दी तो है नहीं, सेठ थोड़ा और इंतजार कर लेगा। पर इस माल को तो देखो, इसका फिगर तो देखो, इसको बोनस समझकर रख लेते हैं, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। बस यही भूल हो गई थी उनसे। मैं भड़क उठा और उस गुंडे को वहीं पटक कर उस पर बैठ गया और उसे बुरी तरह मारने लगा। उसके साथी मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर मैं उनको काबू में काफी देर तक ना कर पाया। वो लड़की वहां से भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि मेरी तरफ अजीब नजरों से देखी जा रही थी। तभी अचानक वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। विज्ञान की कई थ्योरियों की टांग टूट गई। हुआ यूं कि काफी गुंडों ने मुझे पकड़ रखा था और वो लड़की मुझे घूरे जा रही थी। तब एक ने जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे ट्रक की तरफ खींचने लगा। मैंने नकाब में उसकी आंखें देखी। वो इतनी अजीब थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन हो गई। उसका ध्यान भटका और उसने उस गुंडे को देखा, फिर वापस मेरी तरफ देखा जैसे कोई तुलना कर रही हो, और वो गुंडा सर से लेकर नीचे तक चिड़ा हुआ था। उसके दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में जमीन पर गिर रहे थे।